हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 11th क्लास का। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें काफ़ी वेटेज आती है नीट के लिए भी और आपके एग्जाम नॉर्मल एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे आपके टीचर्स देते हैं उससे रिलेटेड। हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह हम इस चैप्टर को कवर कर सकें थ्रू दीज क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। Which of the following organism can be found in extreme saline condition? मतलब बहुत ज्यादा सैलाइनिटी माने बहुत ज्यादा खारापन हो, जिसके अंदर मेरीन कंडीशन हो, ज्यादा सॉल्ट्स हो, तो ऐसी कंडीशन में कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं? तो देखिए, याद रखिए, इसमें सबसे पहले आता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में 3 हैं, ठीक है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो यहाँ पर जो सैलिन कंडीशन में, बहुत सैलाइन कंडीशंस में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स का मतलब है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और हायर टेम्परेचर में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। और मिथेनोजेंस क्या होते हैं? जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो गाय के गोबर में, काउ डंग। और कहाँ होते हैं? बायोगैस प्लांट के अंदर होते हैं। और रूमिनेंट्स का मतलब होते हैं जो ऐसे कैटल पशु होते हैं जो खाते हैं, ठीक है, जो हरी घास वगैरह खाते हैं, तो वो ऐसे रूमिनेंट्स को हम क्या कहते हैं? हम उनके अंदर एक पार्ट होता है जो स्टमक होता है, वो 4 चैम्बर का बना होता है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टमक। तो एक पार्ट का नाम है उसमें र्यूमन, ठीक है, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमासम, ओबामासम। तो यहाँ पर रूमिनेंट्स जो है उसी से रिलेटेड बना है। तो यहाँ पर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं रूमिनेंट्स के अंदर। काव है ना, आपका कैमल है या गॉट है या बफेलोज हैं, इनमें होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो याद रखिए, एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में आपके आर्कीबैक्टीरिया है। और आर्कीबैक्टीरिया में भी 3 क्लासेस हैं, एक है मिथेनोजेंस, एक है हेलोफाइल्स और तीसरा है आपका थर्मोएसिडोफाइल्स। Now, Linnaeus used which kingdom of classification? So हम इसको मार्क कर देते हैं। Linnaeus used which kingdom of classification? Linnaeus साहब ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया? तो उनका याद रखिए आप, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम याद रखिए, एक अरिस्टोटल साहब ने भी दिया था और एक लीनियस सर ने भी दिया था, ठीक है, याद रखिए। नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल सिस्टम तो कोई है ही नहीं, एसेक्सुअल सिस्टम तो कोई है ही नहीं। नेचुरल सिस्टम है जो बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये ज्यादा एडवांस है, इसमें काफी सारे साइंटिस्ट थे, हचिंगसन थे, एंगलर, पेंटल थे, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो आपको यही याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन इस किंगडम है, फैमिली है, वैरायटी है, स्पीसीज है। तो यहाँ पर आता है स्पीसीज। देखिए, स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये स्पीसीज क्या है। स्पीसीज याद रखिए, ये एक इंडिविजुअल है, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप है जिसमें कि क्या पावर होती है, वो एक तो रिजेंबल करेंगे, शेप, साइज, कलर वगैरह सभी से रिजेंबल करेंगे मॉर्फोलॉजिकली। और दूसरी बात क्या होती है, ये इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, आपस में मीटिंग कर सके, और जो उनसे पैदा होने वाले बच्चे हो, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हो, वो सब कैसे हो? फर्टाइल हो, यानी कि वो भी अपनी जनरेशन आगे प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्पीसीज। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर देखेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हाईएस्ट कैटेगरी पर हमने क्या रखा हुआ है? हायरार्की में हमने किंगडम रखा है, देन फाइलम, देन क्लास, देन फैमिली, ठीक है, ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या आता है? जीनस, एंड देन स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सन है। अब आगे क्वेश्चन आएगा, टैक्सन क्या होता है, तो ये भी देखते हैं हम भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड? अब देखिए, आर्की माने आर्की बैक्टीरिया है ना, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ये भी साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि आर्की आ गया है। आर्की क्या है? मोनेरा। तो मोनेरा ग्रुप में रखा गया है सारे बैक्टीरिया को। और मोनेरा में कौन से हो या आर्की में कौन से हैं? जो कि सिंगल सेल्ड हैं और प्रोकैरियोटिक हैं।
तो देखिए एनिमल में तो प्रोकैरियोटिक मतलब नहीं होता, प्लांटी में नहीं होता, मोनेरा और फंगी। तो मोनेरा तो है, मोनेरा क्या है, आर्की से रिलेटेड है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इसी से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज मोनेरा। मोनेरा क्या होता है, बिल्कुल एकदम प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव ये एवोल्यूशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये फर्स्ट है, प्रिमिटिव है, और यहाँ पर ही धीरे धीरे कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आ गए जिन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स करना शुरू करा, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लिया, उसे नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया, और इससे क्या हो गया, वो प्लांट इसको इजिली ले सकता है। फंगी आपको पता है आर्की नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है, यानी कि ये तो प्रोकैरियोट नहीं है, ये तो यूकैरियोट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंथम एंड हुकर गिव विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर साहब ने क्या दिया था, नेचुरल सिस्टम। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर है डी, नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। और आर्टिफिशियल दिया था, आर्टिफिशियल किससे दिया था, आर्टिफिशियल दिया था लिनियस साहब ने और अरिस्टोटल। ठीक है, चलिए What is the main basis of classification in the five kingdom classification? NCERT की बुक में इस चैप्टर में राइट पेज पर आपका एक डायग्राम बना हुआ है, एक फ्लो चार्ट है, एक टेबल के फॉर्म में है। तो उसमें 5 सिस्टम, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया जो बताए हैं, उनको पूरा उनके बारे में बताया गया। न्यूट्रिशन कैसी है, सेल कैसा है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वहां पर जो सिस्टम आप देखेंगे उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया गया है। द करेक्ट आंसर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेट्रोट्रॉफिक है, कौन सैप्रोफिटिक है, कौन हेट्रोट्रॉफिक है ना, तो ये फोटोसिंथेटिक कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर दिया गया था तो वो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से न्यूट्रिशन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द फंगी। फंगी के बारे में कौन सी बात यहाँ पर गलत है, ठीक है। देखो यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो सिर्फ मोनेरा है, प्रोकैरियोट्स में मोनेरा था। हेट्रोट्रॉफ्स है, ठीक है, खाना खुद नहीं बनाते। फंगी तो क्या है, सबसे मेजर या मोस्ट अबेंडेंट है ना क्लास है, जिसमें क्या होता है, जिसमें खाना बनाने की पावर नहीं होती है। सेलुलोज, भाई सेलुलोज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेलुलोज तो प्लांट में होता है, प्लांट की सेल वॉल में होता है। और फंगी की सेल वॉल हमेशा याद रखिए बच्चों, काइटिन की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल आप याद रखिए, काइटिन, काइटिन, ठीक है। तो फंगी में काइटिन की सेल वॉल होती है, और सेलुलोजिक किसकी होती है, सेलुलोजिक होती है आपकी, किसमें, एनिमल में नहीं होती। एनिमल में तो देखो सेल वॉल ही नहीं होती। प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन सेलुलोज की बनी होती है, और फंगी में काइटिन की बनी होती है। इसीलिए बहुत आराम से ये सबसे ज्यादा होते हैं, और ये बहुत एडवर्स कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि काइटिन, जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये जितने भी कॉकरोचेस हैं या इंसेक्टा ग्रुप के आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं, उनमें काइटिन प्रेजेंट होती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो नन ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर, करेक्ट आंसर इज क्या, फॉल्स बताना है हमें। तो फंगी के बारे में क्या हो गया, फॉल्स, नन ऑफ द अबव कह रहा है। यूकैरियोट है, हेट्रो, ये तो दोनों सही हैं, तो हमारे सेंटेंस में क्या होगा, हमारा होगा यहाँ पर पजेसिव प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो सेलुलोज वाली बात बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। अब ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है ना, ब्रेन को, ये एक सीसी फ्लाई होती है, ये क्या करती है, ये किसी को काट लेती है, और वो अपने मुंह में क्या ला रही होती है, प्रोटोजोआ ला रही होती है, जिसका नाम है ट्राइपोसोमा, ट्राइपेनोसोमा या ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये हमारी जो भी, जिसको भी ये काटेगी उसको, ये अफ्रीका, मतलब अफ्रीका साइड में ज्यादा होती है, ये हमारे ब्रेन को सुला देती है, हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए क्या कर देती है, स्लीपिंग कंडीशन में ला देती है, लेजीनेस लगती है, गिडीनेस लगती है, स्लीपी लगता है इंसान को। सो इट इज कॉज्ड बाय दिस। नाउ 9th इज लीनियस इवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब लीनियस साहब ने जो नोमेनक्लेचर माने नाम रखना, इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी गिवन द नेम टू एनी प्लांट और एनी एनिमल। किसी प्लांट को, किसी एनिमल को, किसी को भी एक साइंटिफिक नाम देना, वो कहता है नोमेनक्लेचर। तो वो था बायनोमियल, बायनोमियल याद रखिए, बायनोमियल। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था, इसमें 2 नाम दिए गए थे, एक नाम था जेनेरिक नेम और एक था स्पेसिफिक नेम। तो जेनेरिक नेम हमेशा
कैपिटल लेटर से लिखा जाता था और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाता था। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, दोनों को सेपरेटली हम अंडरलाइन करेंगे अगर हम हैंड रिटन है, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं। आप बच्चों कॉपी पर लिखेंगे साइंटिफिक नेम तो यू शुड हैव टू राइट सेपरेटली एंड अंडरलाइंड, और फर्स्ट लेटर आप लिखेंगे कैपिटल और सेकंड जो आप स्पीसीज लिखेंगे वो आप लिखेंगे उसका लेटर होगा फर्स्ट स्मॉल लेटर। सो दिस इज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज टैक्सन। देखिए टैक्सन, क्या ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज है? नहीं। ये टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है? नहीं। तो यहाँ पर क्या है? ये है आपका ग्रुप ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक का, कोई भी रैंक हो, क्लास हो, फैमिली हो, जीनस हो, स्पीसीज हो, इवन कोई कैट हो, डॉग हो, कोई भी अगर रैंक है सो उस रैंक को हम कहेंगे टैक्सन। टैक्सन। सो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, अब देखिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पर दिया गया? वो दिया गया ओवरऑल सिमिलरिटीज की, सभी में एक जैसी सिमिलरिटीज हैं, या हैबिट ऑफ प्लांट्स कि प्लांट की हैबिट कैसी है, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स और ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आंसर आएगा आपका कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फाइलोजेनी और ऑन्टोजेनी दो वर्ड है, एक बायोजेनेटिक लॉ भी है जिसको कहते हैं फाइलोजेनी या ऑन्टोजीनो रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब आज के जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रिमिटिवली उनके एंसेस्टर्स के साथ क्या रिलेशन है, सो दैट इज द फाइलोजेनी। और ऑन्टोजेनी का मतलब है एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि एम्ब्रोलॉजी अगर देखी जाए तो एम्ब्रोलॉजिकल उनका क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, यानी कि मॉडर्न डे ऑर्गेनिज्म और उनके एंसेस्टर्स। तो फाइलोजेनी का मतलब हो गया कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आज जो हायर इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है वो उनके एंसेस्टर्स से वो कैसे कनेक्टेड है, उनका विकास कैसे हुआ है। सो दिस इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिक ग्रुप ऑफ द स्पीसीज आर प्रपोज्ड बाय। अब ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज का कॉन्सेप्ट जो था वो किसने प्रपोज किया था? तो याद रखिए दैट इज द लीनियस। लीनियस साहब थे जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। लीनियस साहब ने बहुत वर्क किया था और ये बहुत मतलब पहले हमारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेक्सोनॉमी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, किसी को साइंटिफिक नेम देना, ये सारा काम किया था। तो टेक्सोनॉमी में सबसे बड़ा रोल किनका है? लीनियस का। जैसे आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? मेंडल साहब का। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में किसका सबसे बड़ा रोल था? टी.एच. मॉर्गन साहब का। तो ऐसे ही स्पीसीज के बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, या आप किस तरह से नाम देंगे, वो सब जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो सब दिया था लीनियस साहब ने। तो भैया इनको सैल्यूट तो देना चाहिए, देखिए है ना, जिनकी वजह से आज हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। सो द प्रोटिस्टा दैट व्हिच हैव ऑफ द फॉलोइंग फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स। तो ये तो क्वेश्चन नहीं है। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाती है, बन जाती है। इससे पहले जस्ट आता था मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स में क्या था कि न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड, मतलब न्यूक्लियस जो था वो होता ही नहीं था, क्योंकि वहां तो जेनेटिक मटेरियल फ्रीली कहाँ प्रेजेंट रहता था? साइटोप्लाज्म में रहता था। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की, फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स। तो ऐसा तो नहीं है फ्रीली है, साइटोप्लाज्म में है। न्यूक्लियोप्रोटीन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंस, ऐसा नहीं है। यह है न्यूक्लियोप्रोटीन इज डायरेक्ट कंटेंट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंस। कहां पर है? न्यूक्लियोप्रोटीन तो बिल्कुल डायरेक्ट सेल सब्सटेंस से नहीं है, क्योंकि अब तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड, अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स के ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन चढ़ गई है विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी कि हमारा डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच्ड हैं, वो सब क्या है? मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो यहाँ पर आएगा हमारा कि प्रोटिस्टा में membrane bound nucleoproteins within the cytoplasm. So this is the correct answer. चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस टुगेदर इन ए लूज मास। न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस्ड होती है टुगेदर, लेकिन ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है। इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये कह रहा है ऊपर वाला ऑप्शन कि उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, क्योंकि यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है तो देखते ही पता चल जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है जीन ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV है ना, TMV आप पढ़ते हैं।
तो टोबैको मोज़ेक वायरस में जो जीन्स होती हैं वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या प्रोटीनेशियस है। तो इसमें आंसर आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, याद होगा आपको ऐसे कर्ल स्ट्रक्चर बनी हुई है और फिर कैप्सोमियर्स हैं और उनको मिला के प्रोटीन कोट को हम मिला के जो कैप्सोमियर से मिलके बना है उसको हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। याद रखना, टीएमबी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये सब पाए जाते हैं। प्लांट के केस में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और एनिमल के केस में अगर एनिमल वायरस होता है तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, याद रखना है ना। लेकिन प्लांट के केस में टोबैको मोज़ेक वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता है, पहला हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते थे, बैक्टीरिया वर्ड आ गया तो क्या है, मोनेरा है। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा नहीं है और मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा ही तो है प्रोकैरियोट्स, फंगी से कोई मतलब नहीं है, ब्रायोफाइटा से नहीं है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी जस्ट एकदम माइंड में क्लिक कर लेना कि ये तो मोनेरा ग्रुप है, यानी कि प्रोकैरियोट से बिलोंग करता है। सो आंसर इज प्रोकैरियोट्स। हु रॉट द बुक जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी थी, जेनेरा प्लांटेरम लिनियस साहब ने लिखी थी। तो आंसर इज द लिनियस। नाउ आप याद रखना, कुछ आपको साइंटिस्ट नेम भी याद करने पड़ेंगे, उनके बुक्स के नेम भी याद रखने पड़ेंगे। टीओडीनर है ना, ये वायरस से क्वेश्चन आया। टीओडीनर साहब ने किसकी डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने की थी फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। ठीक है, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए यानी कि आरएनए के ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं है। आरएनए के ऊपर प्रोटीन कोट था, जैसे टीएमबी में हमने पढ़ा था कैप्सिड कहा जाता था, लेकिन टीओडीनर साहब ने क्या करा था, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे जिसके अंदर आरएनए है यानी जेनेटिक मटेरियल है लेकिन उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, तो इन्हें कहेंगे वायरॉइड्स, इन्हें कहते हैं वायरॉइड्स। सो वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की थी, टीओडीनर, जिसमें आरएनए होता है लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। अच्छा, इन्फेक्शियस प्रोटीन है तो उन्हें प्रायॉन्स कहते हैं। सिर्फ प्रोटीन से ही अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं प्रायॉन्स। अब लास्ट है आपका आईसीबीएन। आईसीबीएन किसके लिए स्टैंड करता है, ये तो बहुत इजी है, जैसे आईसीजेडएन, आईसीबीएन। ठीक है, आईसीबीएन अगर वायरल नोमेनक्लेचर है और यहाँ आईसी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट इसमें आपके क्लास 11 की जो फर्स्ट चैप्टर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और लाइफ ऑर्गेनिज्म, इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इसमें जो भी एब्रिविएटेड टर्म्स हैं आपको वो याद करनी है, उन्हें अलग एक कॉपी पर आप लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।